गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग। बेटा ऑसिलेशन का नेक्स्ट लेक्चर ले रहे हैं यहाँ पर, जिसमें हमने लास्ट पर हमने पढ़ा था पीरियोडिक मोशन क्या है, ऑसिलेटरी मोशन क्या है, एंड हाउ टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, हाउ टू चेक वेदर द गिवन इक्वेशन इज पीरियोडिक और नॉट, राइट। अब हम थोड़ा सा यहाँ बात करना चाहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। तो हेडिंग देंगे हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन। शॉर्ट में एब्रिविएशन अगर आप ले तो SHM आता है, विच इज मोर पॉपुलर नेम। अब वो कि SHM क्या है, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है इट इज अ स्पेसिफिक केस, एक स्पेसिफिक खास तौर पे बनाया गया एक ऑसिलेटरी मोशन है। SHM इज अ स्पेशल ऑसिलेटरी मोशन। मतलब कोई मोशन अगर ऑसिलेटरी है और अगर उसे सिंपल हार्मोनिक मोशन की भी कैटेगरी में अगर रखना है तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं। पहला कि उस बॉडी को जो कि ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रही है उसका किसी भी पोजीशन पे लगने वाला जो एक्सेलरेशन है वो उसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होना चाहिए। इफ एन ऑसिलेटरी मोशन फॉलोज फॉलोइंग कंडीशंस देन इट विल बी known as SHM। पहला, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, जिसे अगर हम A से लिखते हैं, शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल और बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन। जैसे एक्सेलरेशन को ए से लिखा तो डिस्प्लेसमेंट को अगर आपको लिखना है तो डिस्प्लेसमेंट को आप एक्स से लिख दीजिए या वाई से लिख दीजिएगा। या तो इट मींस दैट अगर कोई ऑसिलेटरी मोशन में ये कंडीशन हो कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, तो SHM की कंडीशन को फुलफिल करेगा, दैट इज ए इज प्रोपोर्शनल टू -x, यानी एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। और माइनस से ही बेटा सेकंड कंडीशन आ जाती है। तो अगर आप इसको और आगे लिखें तो A इक्वल टू, जब प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है ओमेगा स्क्वायर, जहां पर ओमेगा को हम एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो अब मन में आएगा व्हाट इज द सेकंड कंडीशन। बेटा सेकंड कंडीशन इस माइनस से आ जाती है। माइनस साइन क्या बता रहा है कि दिस एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। ये एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन के जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है उसके हमेशा अपोजिट होता है। तो ये आप नोट कर लो। तो सेकंड पॉइंट इसका हम लिख देते हैं, ठीक है, आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया बेटा, चलिए। व्हाट इज द सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन बेटा यहीं पे दे रखी है कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, यानी सेकंड इज एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। A is proportional to -x. Minus sign indicates that acceleration is opposite to displacement, right? Negative sign shows that acceleration A is opposite to the displacement x, right? थर्ड कंडीशन अगर लेना चाहे, उसको कई बार हम फर्स्ट पोजीशन पे रख देते हैं, वो ये क्या है कि जो बॉडी SHM कर रही है, जैसे आप पेंडुलम लीजिए, पेंडुलम में ऑसिलेशन ऐसे हो सकता है, ये जा रहा है, आप देखिएगा ये, तो इसका जो मीन पोजीशन ये है, यहां से जो डिस्प्लेसमेंट है ये कम होना चाहिए। आप चाहे तो एम्पलीट्यूड कहते हैं, आप कहोगे कम किसकी तुलना में, कि क्या हम इसे कम माने, मतलब जो अदर डायमेंशन है, जिसकी लंबाई है, उसका बॉब का आकार है, उनकी तुलना में नेग्लिजिबल होना चाहिए। तो लास्ट इज व्हाट, एम्पलीट्यूड शुड बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द अदर डायमेंशंस और क्वांटिटीज, राइट। तो ये कंडीशन आ जाती है, आप नोट कर लें। अब आगे और आगे जाए बेटा, आप नोट के फॉर्म में चलें। देखो हमने जो यहां पर इक्वेशन 1 या 2 निकाला था, तो देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 2 हमने जो लिखा था फर्स्ट पॉइंट के अंतर्गत वो ये था, आपको याद हो एक्सेलरेशन वाज -ω², x था तो x लिख लो, y लिखते y लिख लो। यहां पर माइनस साइन हटा देते हैं, क्यों, क्योंकि वी आर गोइंग टू डील विद द फार्मूला। माइनस साइन केवल बताता है a और x अपोजिट है, तो आप इसे हटा सकते हैं क्योंकि इसका एक खास मकसद है। तो देयरफॉर a इक्वल टू ω²x है, एक्चुअली हमें ओमेगा चाहिए। ओमेगा इक्वल टू a/x का अंडर रूट आएगा, आपको पता ओमेगा 2π/t होता है, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट a/x, एंड देयरफॉर t इक्वल टू 2π
x अपॉन a। तो देयरफॉर आप देखिएगा हियर व्हाट a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x, ओमेगा इज दिस 2 पाई अपॉन t, ओमेगा का फार्मूला रखा, ये आ गया। एक्चुअली आप इसे फार्मूले की तरह ध्यान भी रख सकते हैं, व्हाट टाइम पीरियड ऑफ a body performing SHM is equal to 2 pi under root displacement upon acceleration। तो therefore आप कह सकते हैं टाइम पीरियड t equal to 2 pi under root displacement upon acceleration। आप इसको भी ध्यान रख सकते हैं, कभी कभी कुछ जगहों पर हमें इसका इस्तेमाल डायरेक्टली करना पड़ सकता है। तो t equal to 2 pi under root x upon a यानी displacement upon acceleration, आप इसे भी ध्यान रखें। देखो यहीं पर हम एक टर्म रीस्टोरिंग फोर्स लाना चाहते हैं। रीस्टोरिंग वर्ड आप पहले से परिचित हैं। रीस्टोरिंग मींस क्या होता है? रीस्टोरिंग फोर्स या रीस्टोरिंग टॉर्क इज द फोर्स और टॉर्क व्हिच टेंड्स टू ब्रिंग बैक द सिस्टम टुवर्ड्स द मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? जहां पर नेट फोर्स या नेट टॉर्क जीरो होता है। तो अगर हम रीस्टोरिंग फोर्स पे और बात करें तो थोड़ा सा हम अभी के नॉलेज को एक बार इस्तेमाल कर लें। सिंस a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हमने अभी लिखा था, आप ध्यान रखिएगा देयरफॉर फोर्स ऑन बॉडी परफॉर्मिंग SHM, आप बताइएगा जो बॉडी SHM एग्जीक्यूट कर रही थी, परफॉर्म कर रही थी, उसका एक्सेलरेशन ये था। अगर फोर्स करना है, फोर्स ऑन अ बॉडी एग्जीक्यूट एक्शन, F इक्वल टू आपको पता है ma होता है न्यूटन का सेकेंड लॉ, आप यहां लगाएं तो m a को माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, देयरफॉर F इक्वल टू माइनस m ओमेगा स्क्वायर एक्स आता है। ये जो फोर्स आता है बेटा, अगर आप देखें तो इसे ही हम रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो यहां पर रीस्टोरिंग क्यों कहते हैं जरा आप देखिएगा। इफ x इक्वल टू जीरो, अगर आप देखो x जीरो है देन F इक्वल टू जीरो, और x जीरो का मतलब जानते हैं बेटा क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट जीरो है, और डिस्प्लेसमेंट जहां पर बॉडी का जीरो होता है उसे मीन पोजीशन कहते हैं। जैसे मैं एक डायग्राम बना के तुम्हें समझाऊं, जैसे ये प्लेटफॉर्म है, एक बॉडी यहां पर थी, मान लीजिए बॉडी इस मीन पोजीशन पे थी, ये मीन पोजीशन है, ये O है, यहां पर एक बॉडी थी। इसको आप यहां से ले जाते हैं बॉडी को, और इस जगह थी ये, मान लेते हैं ये, इसका मास m था। आप इसे यहां से डिस्प्लेस करा के यहां ले जाते हैं और इस स्थिति में ले आते हैं। तो आपने इसको यहां से यहां तक डिस्प्लेस कराया, इस पोजीशन A में ले आए। अगर इस पोजीशन A में ले आते हैं या P में ले आते हैं, और आपको पता है ये बॉडी अगर इधर जाती है और अगर SHM कर रही तो वापस यहां आएगी और फिर दूसरी तरफ जाएगी। तो अगर ये दूसरी तरफ जाती है बॉडी और यहां तक आती है, ये B, तो इस समय जो इसका दोनों तरफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। आपका मन हो A स्मॉल से लिख दो या कैपिटल से लिख दो, हम स्मॉल के ही हैबिट में तो A से लिख लेते हैं। आप कहोगे कि सर A से एक्सेलरेशन लिखा है, जरूरत पड़ेगी हम A को कैपिटल कर लेंगे। चलो यहां पर हम A को कैपिटल, देखो एक्सेलरेशन A को कैपिटल से लिख लेते हैं। ये सिंबल से कोई मतलब नहीं, क्योंकि स्मॉल A से एम्पलीट्यूड को लिखते हैं, तो हमने A कर लिया। यह है A इज व्हाट बेटा? A को हम कहेंगे एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? जो पार्टिकल एक तरफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करता है, वापस आता है, फिर दूसरी तरफ भी उतना ही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करता है। इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन द ईदर साइड को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब आप एक चीज देखिएगा, अगर पार्टिकल यहां तक गया, इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट A है, यानी A को थोड़ा और लिखें तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू A, और ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। इसी तरह से लेफ्ट में अगर आप डिस्प्लेसमेंट के लो, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू A, ये भी मैक्सिमम है। अगर x जीरो है बेटा, इसका मतलब पार्टिकल ना तो यहां है, ना तो पार्टिकल यहां है, ना तो बीच में है, बल्कि पार्टिकल यहां है, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट यहां से नाप रहे हैं और ये मीन पोजीशन है। तो जब x जीरो है यानी पार्टिकल यहां पर है, तो अगर x जीरो है तो f जीरो है, और f जीरो का मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन में कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है। तो ध्यान रखिएगा, कोई बॉडी खुद SHM नहीं करती है, खुद ऑसिलेशन नहीं करती है, उसे स्टार्ट करने के लिए आपको बाहर से फोर्स लगाना होता है। मैं फोर्स लगा के यहां ले जाऊंगा और छोड़ूंगा, तो जो फोर्स इसको वापस मीन पोजीशन में लाएगा वो रीस्टोरिंग फोर्स होता है। यानी टू स्टार्ट द ऑसिलेशन और SHM, external force is needed, and when external force starts the oscillation or simple harmonic motion, then
अ फोर्स ऑन अ बॉडी और सिस्टम स्टार्ट्स एक्टिंग विच, देखो बेटा हम इसको यहां ले जाएं तो एक फोर्स इस पे काम करने लगेगा विच ब्रिंग बैक द सिस्टम टुवर्ड्स द मीन पोजीशन में लाना चाहता है, इसे रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है ये सिस्टम को इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाता है। इक्विलिब्रियम पोजीशन में रीस्टोरिंग फोर्स 0 होता है और ये एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करके वहां पर आता है। और ये आमतौर विभिन्न घटनाओं में, जैसे एक पेंडुलम है बेटा, अगर इसको हम यहां ले जाएं तो इस पेंडुलम को वापस कौन लाता है, इसका वेट या उसका एक कंपोनेंट, और वेट को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर आपको ध्यान होगा कि स्प्रिंग को लें, स्प्रिंग को खींच करके छोड़ दें तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है, और वहां पर आप देखो स्प्रिंग को खींचो तो ऑसिलेट कराने के लिए जिम्मेदार कौन है, स्प्रिंग में जो फोर्स F=kx लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलास्टिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सब कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ले दे के बाद क्या आई कि रीस्टोरिंग फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, राइट। तो आप इतना लिख लो, ये बना लो, फिर बात करते हैं। तो आप क्या लिखोगे, हियर F इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स, पहला। दूसरा, एट मीन पोजीशन दैट इज x = 0 रीस्टोरिंग फोर्स इज 0। तीसरा, restoring force is conservative force is conservative force in different situations restoring forces are different। example, gravitational force, हमने बताया पेंडुलम में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, रिस्टोरिंग होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आपको बहुत सी घटनाओं में लगेगा कि रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो कैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन काम करता है। इलास्टिक फोर्स, जैसा कि स्प्रिंग में लग रहा है बेटा, इलास्टिक फोर्स एक्सेट्रा। तुम देखो बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलास्टिक फोर्स, ये सब के सब क्या है, न केवल रिस्टोरिंग फोर्स है बल्कि बेटा ये जो है ये कंजर्वेटिव फोर्स भी है। तो इसे नोट कर लो। तो अब एसएचएम की जो कंडीशंस थी जो पहले लिख चुके हैं, कंडीशंस ऑफ एसएचएम, इसका मतलब क्या हुआ, कोई ऑसिलेटरी मोशन बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, इसकी क्या कंडीशन थी, 3 थी। एम्पलीट्यूड शुड बी वेरी स्मॉल, तुम्हें याद हो गया होगा। एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन ईदर साइड बहुत छोटा होना चाहिए। सेकेंड आपको ध्यान होगा क्या था, एक्सेलरेशन या रीस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि बेटा एक्सेलरेशन और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, याद करो, दैट इज आप लिखना चाहे तो लिख से A इज प्रोपोर्शनल टू -x या F इज प्रोपोर्शनल टू -x। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ। और थर्ड कंडीशन था कि एक्सेलरेशन, अगर हम एक्सेलरेशन को हम कैपिटल ए से लिखने का हमने तय किया था तो वही लिख लेते, तो एक्सेलरेशन को कैपिटल ए से लिख लो। एक्सेलरेशन ए और रीस्टोरिंग फोर्स शुड बी अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, और ये यहां से आ रहा है, देखो ये, दैट इज ए इज प्रोपोर्शनल टू -x, नेगेटिव साइन बताता है अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, एंड F इज प्रोपोर्शनल टू -x। इट ऑल्सो स्पीक्स अस, इट टेल्स अस दैट acceleration is opposite to displacement, F is opposite to displacement। कहां से आता है, नेगेटिव साइन से आता है, ठीक है बेटा। अगर ये 3 कंडीशंस है तो समझ लीजिए पार्टिकल विच इज ऑसिलेटिंग, परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन, इज ऑल्सो परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर। इंपॉर्टेंट टर्म, तो पहला तो आप समझ लीजिएगा एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड, जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, मान लीजिए एक पार्टिकल यहां पर है, इस जगह पे था, मीन पोजीशन है, उससे मैक्सिमम इधर यहां तक जाता है P तक, और मैक्सिमम दूसरी तरफ भी उतनी दूरी जाएगा Q तक। तो बीच में जो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है A से लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। The amplitude is what? If a particle is performing SHM, then the maximum displacement on either side. It is maximum displacement
ऑन ईदर साइड फ्रॉम द मीन पोजीशन। ठीक, मीन पोजीशन ये है, इसके किसी एक तरफ जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है इसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। निश्चित रूप से यूनिट इसका मीटर या सेंटीमीटर होगा, SI में मीटर, सीजीएस में सेंटीमीटर। सेकेंड, फ्रीक्वेंसी एवरीबॉडी नोज। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, या टाइम पीरियड पहले लिख लेते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड T, एवरीबॉडी नोज दैट। देखो बेटा, पार्टिकल का यहां से एक तरफ जाना, वापस यहां पर आना आधा चक्कर होता है, दूसरी तरफ जाना फिर वापस आना पूरा एक ऑसिलेशन होता है। तो वन ऑसिलेशन इज व्हाट, यहां से यहां जाना। मैं अगर दिखाऊं, यहां से इधर जाना, फिर यहां से वापस मीन पोजीशन में आना, फिर दूसरी तरफ मैक्सिमम दूरी तक जाना और फिर वापस यहां पर आना, ये एक चक्कर कहलाता है, वन ऑसिलेशन कहलाता है। यहां से इधर जाना, फिर यहां आना, फिर इधर जाना और फिर वापस आने, इसमें जो टाइम लगता है उसे वन टाइम पीरियड कहते हैं, या टाइम पीरियड या पीरियोडिक टाइम कहते हैं। तो आप क्या कह सकते हैं, जैसे पेंडुलम के केस में यहां से पेंडुलम का यहां जाना, फिर वापस आना, आधा चक्कर हुआ, आधा ऑसिलेशन हुआ, फिर इधर जाना और वापस यहां पे आ जाना। तो दोनों साइड मैक्सिमम तरफ जाना और फिर वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आना, इसे हम वन ऑसिलेशन कहते हैं। टाइम टेकन इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन और वाइब्रेशन इज कॉल्ड पीरियोडिक टाइम। तो टाइम टेकन इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन और वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड या पीरियोडिक टाइम। तो अगर आप गौर से देखो बेटा, इधर जाना, वापस यहां तक आना, फिर इधर जाना, इसमें पूरा टाइम लगता है T। तो आप बताइएगा, ये देखो पूरे का 1/4 टाइम हुआ, तो यानी यहां से यहां तक जाने में टाइम इसे कितना लगा, T/4। फिर यहां से यहां तक T/4 और लगेगा, तो T/4 T/4 T/2। फिर यहां तक जाने में क्या लगेगा, देखो T/4 2T/4 3T/4, ये 3T/4। और फिर यहां से वापस यहां तक जाने में फिर क्या लगेगा, 4T/4 यानी T। तो T/4 2T/4, जिसे T/2 लिखेंगे, 3T/4 और फिर वापस आया यहां तक 4T/4, 4 कैंसिल, T आ गया। तो ये टाइम पीरियड का यहां पर एक तरह से स्थिति आई यहां पर। अब तीसरा पॉइंट, फ्रीक्वेंसी को N से लिखते हैं, कई जगह F से लिखते हैं, डिपेंड करता है। अब आप बताइएगा, ये एक चक्कर पार्टिकल ऐसे काटता है और यहां आता है। अगर मान ले 1 सेकंड में पार्टिकल इस तरह के 10 चक्कर काट ले, तो हम कहेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है। तो यानी कि 1 सेकंड, मैंने जैसे ये हाथ है, ये ऐसे तेजी से ऑसिलेट कर रहा, मैंने कहा 1, देखो ऐसे मैंने कहा 1 कहने में इसने अगर 10 चक्कर काट लिए, तो हम कहेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। तो ये क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस या वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। देयरफॉर फ्रीक्वेंसी को अगर आप देखें तो आपने सभी ने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, फ्रीक्वेंसी n इक्वल टू 1/टाइम पीरियड, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है। यूनिट अगर आप फ्रीक्वेंसी की लिखें तो तुम्हें याद होगा हर्ट्ज होता है, या पर सेकेंड भी कह सकते हैं, पर सेकेंड भी कह सकते हैं, सेकेंड इनवर्स। क्यों पर सेकेंड बेटा, आप यहां देख लो, फ्रीक्वेंसी 1/T सेकेंड है, तो पर सेकेंड हो गया हर्ट्ज। डायमेंशन अगर आप देखें तो क्या आएगा, बता n का डायमेंशन क्या होगा, 1/T, T ऊपर आएगा, T-1। अब अगला आ जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसे ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो आपको ध्यान होगा ओमेगा इक्वल टू, हमने यूसीएम में पढ़ा था, 2π/T होता है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाता है। बट आपको ये भी ध्यान है कि बेटा 1/T इक्वल टू n होता है, देयरफॉर ओमेगा इक्वल टू 2πn भी होता है, इसे भी लिख सकते हैं। अगर आप यूनिट लिखें, यूनिट ऑफ ओमेगा अगर आप देखें बेटा 2π का कोई यूनिट नहीं, ये क्या होगा, आप चाहे तो पर सेकेंड लिखिए या रेडियन पर सेकेंड लिखिए, 2π एंगल हुआ, तो आप इसे लिख सकते हैं रेडियन पर सेकेंड या सिर्फ पर सेकेंड। डायमेंशन क्या आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ ओमेगा इज T-1। क्यों, क्योंकि रेडियन इज एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता, सेकेंड का टाइम, तो ये T-1 आ जाएगा, राइट। इक्वेशन ऑफ
सिंपल हार्मोनिक मोशन। हालांकि पूरा नाम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, तो इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन अधूरा है। सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं, ये एक्चुअल में वी आर गोइंग टू गेट द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ एसएचएम, राइट। हम पहले डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ एसएचएम, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन का हम डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन चाहते हैं। हम इसको ऐसे स्टार्ट करेंगे, वी नो दैट f इज प्रोपोर्शनल टू -x। अगर हम प्रोपोर्शन का साइन हटाएं तो f इज इक्वल टू एक कांस्टेंट k ला देते हैं -kx। f को ma कर दें, a एक्सेलरेशन है बेटा, अब एक्सेलरेशन को कैपिटल A से लिख रहे हैं, -kx ये आ जाता है, राइट। अब यहां आइएगा, a इक्वल टू -k/mx आ जाएगा। ये एक्सेलरेशन है, आप इस इक्वेशन को सुरक्षित कर लें। एक्सेलरेशन बेटा क्या होता है, तो पता है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट से आता है। तो डिस्प्लेसमेंट x को अगर हम दो बार डिफरेंशिएट कर दें d2x/dt², तो एक्सेलरेशन आ जाता है, सभी को याद होगा, -k/mx ये आएगा। तो देयरफॉर अगर आप देखें d2x, एक तो इक्वेशन 2a लिख दो, अपॉन dt² प्लस k/mx इज इक्वल टू 0। इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन है। इक्वेशन स्टार इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अब ये आपको ध्यान रखना, इसकी हमें जरूरत लगेगी d2x/dt² प्लस k/m। आप इसको ध्यान रखें, यहां पर ये अकेला रहेगा तो यहां k/m आता है, ठीक है। यहां एक्सेलरेशन है, यहां डिस्प्लेसमेंट है, इतनी बात होती है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करें, हम स्टार को नहीं इक्वेशन 2 से जाते हैं। अब आइएगा, लिखो नाउ फ्रॉम इक्वेशन स्टार अगर आप आ जाए, देखिए क्या आता है, d2x/dt² इक्वल टू -k/mx। इस इक्वेशन में दोनों तरफ बेटा dx/dt से मल्टीप्लाई करें। dx/dt वेलोसिटी होता है, मल्टीप्लाइंग बाय dx/dt बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम इससे मल्टीप्लाई करें। तो अगर हम इसको दोनों तरफ इससे मल्टीप्लाई करें तो देखो क्या आ जाएगा, इसे भी तोड़ लेते हैं एक काम, तो देख चलो, अच्छा d2x/dt² और dx/dt से हमने मल्टीप्लाई किया और ये आ गया -k/m x dx/dt आ गया, क्लियर। अब आप देखिएगा, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इक्वेशन, इसे आप लिख सकते हैं d/dx dx/dt प्लस dx/dt इक्वल टू -k/m, ये x dx/dt आएगा। अब इसमें अगर आप तो आप देखिएगा बेटा, ये dx/dt को v लिख दें इसे, और इससे आप, तो देखो ये आएगा d/dt v, और इस v को आप अलग कर लें, -k/m x dx, ये k/m, इसे क्लियर करेक्ट करिए, अपॉन dt आ जाता है। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये dt से dt को कैंसिल करिए और ये v को आगे ले आइए, v dv इक्वल टू -k/m x dx, ये इक्वेशन है। इसे इंटीग्रेट करिए दोनों तरफ, इंटीग्रेटिंग इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं, क्वेश्चन को हम y1 इक्वेशन लिख लेते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन में आइएगा, देखो बेटा, इंटीग्रल v dv इक्वल टू -k/m इंटीग्रल x dx आता है, राइट। लिमिट में थोड़ा अलर्ट रहना। देखिएगा बेटा, जब x की वैल्यू 0 है, यानी जब पार्टिकल मीन पोजीशन में होता है, तो या नहीं, जब x की वैल्यू x है हम मान लेते हैं, तो जब पार्टिकल x इक्वल टू x पोजीशन में, यानी किसी जगह पर, मतलब आप समझिए एक पार्टिकल एसएचएम ये कर रहा है यहां से, और मैक्सिमम यहां तक जा सकता है, यहां तक जा सकता है।
तो ये तो a होता है, ये a होता है। x कुछ भी बेटा इस पोजीशन से मान ले, जब पार्टिकल यहां पर था, इस जगह पे था, तो इसे x मान ले। तो x इज इंस्टेंटेनियस पोजीशन। जब पार्टिकल किसी भी इंस्टेंटेनियस पोजीशन पे था, ना यहां था ना यहां था, यहां होता तो x 0, यहां होता तो x इक्वल टू a होता, यानी कि कहीं बीच में है, तो उस समय इसकी वेलोसिटी v है। और जब x a के बराबर, बताओ पार्टिकल जब यहां पर होता है तो उसकी वेलोसिटी थोड़ी देर के लिए क्या होती है, 0। जब a के बराबर तो वेलोसिटी क्या होती है, 0। जैसे पेंडुलम जब इधर गया a वाली पोजीशन पे तो रुक गया थोड़ी देर के लिए, फिर दूसरी तरफ आया तो इधर रुक गया, ठीक। तो जब x की वैल्यू a के बराबर है तो वेलोसिटी 0, ठीक। इंटीग्रेट करें तो v स्क्वायर बाई 2, v से 0 माइनस k बाई m, ये x स्क्वायर बाई 2, x से a आएगा, ये कैंसिल हुआ। लिमिट डालिएगा, 0 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल टू माइनस k बाई m, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। a इज एम्पलीट्यूड, दिमाग में रखिएगा, माइनस v स्क्वायर इक्वल टू माइनस k बाई m, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल, v स्क्वायर इक्वल टू k बाई m, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। फिलहाल ये आया, लेकिन तुम्हें पता है k बाई m क्या होता है, आपको ध्यान है k बाई m क्या है, बट k बाई m इज ओमेगा स्क्वायर, k बाई m ओमेगा स्क्वायर। आप यहां से चाहे निकाल लो, आपको ध्यान होगा, देखो हमने लिखा था f इक्वल टू माइनस के एक्स, f को लिखा था ma इक्वल टू माइनस के एक्स, और अगर आपको ध्यान हो a इक्वल टू माइनस के बाई एम एक्स था, और SHM की कंडीशन क्या थी, एक्सेलरेशन को कैपिटल A से लिख लो चाहे, SHM की कंडीशन क्या थी कि दिस एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ध्यान रखना a इक्वल टू माइनस के बाई एम आया x, लेकिन a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर इज k बाई एम, राइट। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू k बाई एम अगर लिखें तो v स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ जाए। लिख लिया बेटा। अब इसका मतलब v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है। इसका मतलब हुआ ओमेगा को dx अपॉन dt, सॉरी v को हम dx अपॉन dt लिख लें तो ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आएगा। फाइनली अगर हम इसे सॉल्व करें, dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा dt। अब इसे अगर इंटीग्रेट करें, इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इंटीग्रल dt। और जो लोग मैथ्स पढ़े हुए हैं, जिन्होंने इंटीग्रेशन अच्छे लेवल पे किया हुआ है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है। ध्यान रखना, इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई a का फार्मूला होता है। जो बायो साइड के लोग हैं, आपको अटेंड नहीं करना, मैं बता दूंगा लिमिटेशंस अपनी क्या है। लिख दोगे इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू जो होता है वो साइन इनवर्स x बाई इक्वल टू साइन इनवर्स, ये आ जाता है, ठीक। तो हम यहां पर ये लिखते हैं और ये ओमेगा इंटीग्रल dt t आ जाता है। और जब इंटीग्रेशन में जब लिमिट नहीं लगाई जाती तो आपको पता है एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाता फाई है, वेयर फाई इज एक्चुअली c, यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की तरह काम करेगा, और इसे हम फेज कहते हैं, एंड फाई इज नोन एज फेज। तो खैर आपकी क्वेश्चन आ जाएगी साइन इनवर्स x बाई a ओमेगा इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई, वेयर फाई इज व्हाट, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। तो अब अगर आप देखो, तुम्हें पता साइन इनवर्स इधर लिए जाओ तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर x अपॉन a इक्वल टू साइन इनवर्स लिए इधर तो साइन ओमेगा टी प्लस फाई आ जाएगा। इसलिए x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई आ जाएगा। ये आ गया। ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। यहां x की जगह पर y लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, और साइन के फंक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है। तो अब अगर आप आए कि व्हाट इज द कंक्लूजन, कंक्लूजन ये आया
कि अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ एसएचएम ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर है तो इसका जो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या था, d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस k बाई m x इक्वल टू 0। तो आप ध्यान रखिएगा, इट इज ऑल्सो द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ये सिंपल हार्ड मोशन का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है एंड इट्स डिफरेंशियल फॉर्म जो था वो क्या था बेटा, वो डिफरेंशियल फॉर्म था d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस k बाई m x इक्वल टू 0। तो आप दोनों चीजों को ध्यान रखेंगे तो अपना काम बनेगा। अब मैं यहां पर प्रिकॉशन बता दूं बेटा, आमतौर पर आप में इनका प्रूफ नहीं आता जो मैंने पूरा प्रूफ करा दिया है। आप में प्रूफ की बजाय सीधे आता है कि ये इक्वेशन तो हम दूसरे मेथड से भी प्रूफ कर लेंगे बेटा, हम एसएचएम एज यूसीएम में पढ़ लेंगे और ये हम और भी पढ़ेंगे बेटा, अगला ही लेक्चर में आ रहा है, ये पढ़ लेंगे। इसको आप ध्यान रखो। तो इसलिए अगर आपको लगे, खासतौर पर वो बच्चे जो बायोसाइट के हैं उनको लगे, जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो बेटा आपको प्रूफ में नहीं जाना है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ एसएचएम इन टर्म्स ऑफ साइन ये है और डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ एसएचएम इन डिफरेंशियल फॉर्म ये है, इसे ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए।